साकिब, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों का जिक्र हो रहा है, कानूनी मामलात का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक इशू जो है वो जुडिशल कमीशन का है। जरा बताइएगा उस पर मामलात किस तरह से आगे बढ़े हैं, वहां पर ये जो कानूनी पेचीदगियों का जिक्र हो रहा है, क्या इनका कोई हल इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है? इसमें बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 13 मेंबर होंगे, जो इसमें चीफ जस्टिस होंगे और 3 सीनियर 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट के वो इसके मेंबर होंगे, और एक जो आईनी बेंचेस हैं उनके सरबराह इसके मेंबर होंगे। जो वो अब आईनी बेंच तो बना ही नहीं, आईनी बेंच जो है जुडिशल कमीशन ने बनाना है, और जुडिशल कमीशन बैठेगा तो बनाएगा। तो ये इसमें एक जो अजीब सी कंफ्यूजन है, जो वजारत कानून ने इसमें क्लैरिटी देने की जरूरत जो है वो कोशिश की, वजाहत दी उसने, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो आईनी तरामीम की हैं इसमें कहीं नहीं लिखा कि पहला इजलास जो है वो 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा और वो आईनी बेंचेस बनाएंगे, और उन आईनी बेंचेस में से जो सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो उन आईनी बेंचेस का सीनियर जज जो है वो खिलाएगा और वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। ये इनको उस जो आईनी तरमीम थी उसमें लिखना चाहिए था। तो अब अगर जो मेंबरान है वो 13 हैं, वो टेक्निकली 13 पूरे ही नहीं हो सकते, तो ये एक मेरा ख्याल में ऐसी एक वजह होगी कि जो कहीं ना कहीं रुकावट बन सकती है। बाकी हुकूमत की जानिब से मांगे जा रहे हैं नाम, जो पीटीआई ने भी अपने नाम जो है वो दे दिए हैं, बाकी नाम भी आ जाएंगे। मसला सिर्फ यहीं पे रह जाना है। फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, सीनियर 3 जज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज, वो 1 नवंबर को उन्होंने वापस आना है, दोबारा से ज्वाइन करना है। बहस आती है साकिब, जब भी इन मामलों पर बहस आती है तो कहा यह जाता है कि ये तो इंतजामी मामलात हैं, इस पर जो है वो अदालत खुद भी कोई फैसला दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर डायरेक्शन जो है वो दे सकती है, या जिस तरह से आपने कहा वजारत कानून जो है वो इस पर कोई डायरेक्शन दे सकती है। तो आपको लगता है डायरेक्शन से ये मामला हल नहीं होने वाला, ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वजारत कानून ने, मैं तो ये सोच रहा हूं कि कैसे जो है वजाहत कर दी कि जो वैसे ही हो जाएगा। मतलब आप देखें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है उसमें उन्होंने एक चीज क्लियर की कि आइंदा से अगर कोई भी चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहा होगा उससे 15 रोज के से पहले जो पार्लिमानी कमेटी है वो बैठेगी और टॉप 3 जो जजेस हैं उनमें से एक नाम की सिफारिश करेगी। लेकिन इस दफा 3 दिन जो उन्होंने दिए थे, उनको पता था कि जो क्योंकि 21 को आईनी तरामीम मंजूर होंगी और 22 रात 12 बजे तक हम जो है वो नामजदगी की सिफारिश कर सकेंगे, तो उन्होंने 3 दिन रख दिए थे। वो क्लैरिटी हो गई। अगर वो ना रखा जाता उसमें भी मसला हो जाता। तो यहां पे भी एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे निकल जाके, दूसरी जो आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती, उसकी वजह आइन में बड़ी क्लैरिटी है। वो आइन में ही वो उनको, यहां तो जो 27वीं तरमीम की जो बात हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम की, उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ जो है वो इस तरह फ्लॉज जो है वो रह गए हैं, उनको क्लियर करने के लिए भी वो ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के में जो तकसीम इन्होंने कर दी है इख्तियारात की, वहां आईनी बेंच सुनेगा, चीफ जस्टिस जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मुख्तलिफ होगी, तो वो अलग से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकते कि जुडिशल कमीशन को आप इस तरह कर लें या उसमें कोई तब्दीली कर लें, या इसका पहला जो है वो इजलास हो सकेगा। राइट। अच्छा, रियासत अली आजाद साहब, ये जो एक और आईनी तरमीम की बात हो रही है, मुझे मालूम है कि आप तो ये कह रहे थे कि पहले की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी एक और लाने की जो है वो तैयारी हो रही है, एक और आईनी तरमीम की भी कहीं ना कहीं से हम बाज़गश जो है वो सुन रहे हैं। तो आपको लगता है कि चले, जो असूली तौर पर तो ना सही, लेकिन जो ये साकिब पे बात कर रहे हैं कि लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, गैप्स हैं जो नजर आ रहे हैं, तो उनको फिल करने के लिए क्या कोई 27वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है या लाई जानी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, साकिब बशीर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी गुफ्तगू की है, मैं उसको सेकंड करता हूँ। उसमें ऐड ऑन करते हुए एक चीज आज करूंगा कि ये जो अनोमली है इसके अंदर फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जुडिशल कमीशन के लिए, ये वाकई एक डेफिशिएंसी है। इस पे जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपने एक अमेंडमेंट की, आपने एक्ट दे दिया, और उसके बाद फिर एक डेफिशिएंसी आई, आपने उसको कवर करने के लिए और अपनी चीजों को मनूवर और मैनेज करने के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस दे दिया। अब मैं समझता हूं उस पर भी मैंने ये कहा था कि अगर आपने हर बदलती हुई सिचुएशन के साथ आपने अमेंडमेंट करनी है
तो फिर आप कोई 30-40 ऑर्डिनेंस और उसके नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जो सिचुएशन हो उसमें वो जो फिट होता हो आप उसको कर लें। तो मैं समझता हूं कि अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अगर क्लैरिफिकेशन भी देती रहे तो उसकी क्या हैसियत है। जब आइन है, आइन को आपने अमेंड करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या उस अमेंडमेंट को जिसके लिए पार्लियामेंट की 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, क्या वो किसी एक्सप्लेनेशन से दुरुस्त हो सकती है? बिल्कुल गलत है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब चूंकि ये इन्होंने इतनी जल्दी में की, वो जैसे हम अपना एक मैग्जिम इस्तेमाल करते हैं ना, रश जस्टिस, क्रश जस्टिस, हरी बरी, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने रात की तारीकी में ये 26वीं तरमीम की थी, उसके अंदर ये भूल गए कि हमने ये चीजें करनी है। अब वो बहुत सारी ऐसी उस 26वीं तरमीम के अंदर बुनियादी गलतियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, जिनकी वायरीज को चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको कंसीडर करते हुए इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। तो अब उनको ये याद आ रहा है कि ये तो इतने लैकुना, ये इंटेंशनल लगता है। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आपको ये इंटेंशनल लगता है या अनइंटेंशनल है, ये जो गैप्स आपको नजर आ रहे हैं? ये इंटेंशनल नहीं है, ये उस तेजी की गलतियां हैं जो आपने जल्दी करने के लिए, आपको इमरजेंसी थी 25 तारीख वाली कि 25 जो दिन रात सुबह शाम, एक वो जैसे दवाई का शेड्यूल होता है ना, सुबह दोपहर शाम आपने, तो ये 25 जो था उस शेड्यूल का हिस्सा था। उस 25 से ये चीजें पहले करने की वजह से उन्होंने जल्दी में, और जिस तरह रात को ये सारी, मैंने तो अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने मुल्क में और किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी लेजिस्लेशन नहीं देखी जैसे ये लेजिस्लेशन की गई। तो मैं समझता हूं उस खौफ और उस जल्दी में और किसी का रास्ता रोकने के लिए कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो उस वजह से ये गलतियां रहेगी। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आ गया, ऑर्डिनेंस भी आ गया, लेकिन कमेटी जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब है या अफरीदी साहब, उन्होंने आके आते ही वो उसको ठीक कर दिया। अगर इसका मतलब रहमान भाई ये हुआ कि जो काजी फैज ईसा साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और उसके बाद बेंच भी जो बनाया गया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और फिर जो फैसला है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? 1972 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 139, आसमा जिलानी केस की रोशनी में अगर बुनियादी चीज गलत है और उसके ऊपर जितनी मर्जी कुछ आप बना ले, ऑर्डर आ जाए, बिल्डिंग बन जाए, वो सब की सब इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडर होगी। वो नहीं हो सकती। अच्छा जहांगीर जदून साहब, आपकी इस पर क्या राय है? ये अगर ये गैप्स हैं तो आपके ख्याल में ये क्या है, क्यों है? और फिर ये जो जुडिशियल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, क्या ये वाकई आपको भी बड़ा चैलेंज लग रहा है इस वक्त जिस तरह से ये होगा काम? बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ पे इनके लिए चैलेंज है, क्योंकि पार्लियामेंट का बुनियादी अख्तियार तो है कि वो जो लेजिस्लेशन करे, अमेंडमेंट करे, लेकिन आइन को जब अमेंड कर रहे हैं तो आइन तो 25 करोड़ अवाम का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक मतलब एक ग्रोह फिरके का नहीं है। वो तो अवाम जो पीपल ऑफ द पाकिस्तान है उनका स्टेट के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करते हैं किसी भी सूरत में, तो लोगों को पता होना चाहिए। रात के अंधेरे में अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, या ऐसी तरमीम जिस पे आप मौका ही नहीं दे रहे कि या स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन की जाए, कोई डिबेट हो, कोई सेमिनार हो, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, इस तरह पहले बात होती है, इसमें ये लेकिन है तो फिर ना होते। ये तो देखे ना, जिस तरह रासद आजाद ने, साकिब बशीर साहब ने एनालिसिस किया, 25 से पहले जो है अब क्या जरूरत थी इसकी तरमीम की? या आप 6 महीने पहले कर लेते या 2 महीने बाद कर लेते। लेकिन एक उन्होंने जो सबसे इसके पीछे मुहरकात थे, जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, उसमें वो कामयाब हो गए, लेकिन उनकी अगली प्लानिंग है शायद उसमें ना कामयाब हो सके, क्योंकि जैसे ये अफरीदी ने आते ही पहला जो शॉट खेला है वो यही है कि कमेटी को दोबारा बहाल कर दिया है। तो उससे कुछ मेरे ख्याल में इनको दचका लग गया, जो ये प्लान कर रहे थे कि उस कमेटी में पहले वाला काम